जाली नोटों का हो रहा है धड़ल्ले से व्यापार। जी हाँ, हम आपको बतला दें कि हरिद्वार में आज जाली नोटों के साथ दो युवक व एक महिला को हरिद्वार पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार कोतवाली इंचार्ज महेंद्र सिंह नेगी ने श्री कृष्णा न्यूज को बताया कि तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हैं, जो आज हरिद्वार में रंगे हाथ पकड़े गए हैं। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। श्री कृष्णा न्यूज, अंशु कुमार, हरिद्वार। हरिद्वार में चल रहा जाली नोटों का धंधा, व्यापारिक लोगों ने बनाया अपना धंधा। आप देख रहे हैं जाली नोटों पर किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है समाज में। ज्यादातर 30% जाली नोटों की पकड़ा हो रहा है। हरिद्वार में 5 अपराधी पकड़े गए। हरिद्वार कोतवाली में 5 अपराधी को पकड़े गए। अपराधियों के साथ में क्या, किस केस के बारे में, कैसे कैसे उनको जानकारी आप देख सकते हैं। हरिद्वार कोतवाली में जाली नोटों के पकड़े अपराधियों को आप देख सकते हैं। श्री कृष्णा न्यूज, अंशु कुमार, हरिद्वार। तो मेरे वो तो मेरे बड़े भाई हो, सभी ऑफिसर हो, सभी दरोगा हो। मुझे मेरे बच्चे बच के मेरे 2 जानते रही सांझ होगी 5 बजे। मैं अपने किसी एक जंजीर में आपने पूरी इंसानियत को कैद होते देखा है। कभी किसी जंजीर में किसी की तकदीर को जकड़े देखा है। जरा सोचें, जब कैद आजादी का दूसरा नाम बन जाए तो फिर उस जंजीर में जकड़े इंसान की हालत क्या हो। ये ऐसी ही एक जंजीर है जिसकी एक एक कड़ी में इंसानियत और हैवानियत की ऐसी कहानी कैद है जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इस बदनसीब लड़की की जिंदगी की कुछ खामोश परछाइयां हैं जो जब जहां रुकी थी आज भी वहीं रुकी पड़ी। आम जिंदगी की जज्बातों से दूर खुद में अकेलापन समेटे आखिर ये है कौन, क्यों इस हालत में है, और इससे भी बड़ा सवाल कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इंसान और जानवरों को बराबरी का दर्जा दे दिया है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली की रहने वाली 17 साल की इस लड़की का गुनाह दोहरा है। पहला गुनाह ये कि ये लड़की अपने जैसी दूसरी लड़कियों से अलग यानी दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है, और दूसरी ये कि इस दिमागी रूप से कमजोर लड़की के साथ उसी के गांव के कुछ लड़कों ने गैंग रेप किया है। और बस उसी के बाद से इस बदनसीब लड़की के हिस्से में ये जंजीरें आ गई। दरअसल घर वालों को डर है कि अच्छाई बुराई और अच्छे बुरे के बीच तमीज न कर पाने वाली इस बच्ची को फिर कोई भेड़िया अपनी हवस का निशाना बना सकता है। बस इसीलिए उन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपनी बेटी के पैरों में जंजीर डाल दी, उसे बेड़ियों से जकड़ दिया। घर वाले भी क्या करते, गैंगरेप के बाद गुनहगारों को पकड़वाने के लिए पुलिस के आगे सारे हाथ पैर जोड़ लिए। पर यूपी पुलिस को भी शायद लगा कि दिमागी तौर पर कमजोर एक लड़की के साथ गैंगरेप का मामला लखनऊ तक तो गूंजने से रहा, इसीलिए जांच भी उसी नियत अंदाज और रफ्तार से की। कहाँ के लिए? नहीं पता कहाँ के लिए।
घर से निकली थी? घर से निकली थी। घर से निकली। अच्छा ठीक है, फिर आपको कैसे कब पता लगा? वो बोली मम्मी जी वो तो मैं नासिक में मैं थोड़ी सी गोरन प्लॉट है गाँव की जर्नी है जी, और मैं थोड़ी सी जय काट लिया हूँ। यही काट ला? जय काट लिया पूरी जगह। यही काटने गई? हाँ जी। अब पुलिस तो पराई है पर बेटी अपनी, लिहाजा रिपोर्ट लिखवाने के 5 दिन गुजर जाने के बावजूद जब पुलिस गैंगरेप के एक भी गुनहगार को नहीं पकड़ सकी तो उन्हें अपनी बेटी की हिफाजत की फिक्र सताने लगी। ऐसे में उन्हें अपनी बेटी को जंजीरों में जकड़ने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं सूझा। घर वालों की माने तो अगर उनकी बेटी भी एक आम लड़की की तरह सोचने समझने वाली होती तो शायद अपना भला बुरा समझ पाती, खुद को बचा पाती, खुद की हिफाजत कर पाती, पर अफसोस ऐसा है नहीं। वो तो गैंगरेप का शिकार होने के बाद भी बाहर अकेले निकल जाती थी, उसे रोक पाना मुश्किल था। लिहाजा घर वालों ने खुद अपने हाथों से ये जंजीर खरीद कर उसे अपनी लाडली के पैरों में बांध दिया। कायदे से गैंगरेप के गुनहगारों को कानून की बेड़ियां पहनाई जाती, मगर यूपी पुलिस की नाकामी के चलते बेड़ियां खुद उस मासूम के हिस्से आई जिस पर जुल्म ढाया गया। सच कहा जाए तो इस मासूम के पैरों में बंधी बेड़ियां यूपी पुलिस के मुंह पर एक तमाचा है, और जब तक ये बेड़ियां उस लड़की के पैरों में बंधी रहेंगी यूपी पुलिस शर्मिंदा होती रहेगी। बेड़ियों में जकड़ी ये जिंदगी अब इसकी तकदीर बन चुकी है। चाहे सुबह हो या शाम, रात या दोपहर, ये जंजीर इस मासूम के पैरों से कभी अलग नहीं होती, ये कदम कभी आजाद नहीं होते। दरअसल पिछले गुरुवार को जब वो अपने घर से बाहर निकली तो फिर वापस नहीं लौटी। परेशान हाल घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया, गांव के हर घर में पूछा, हर गली में ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसी बीच शाम को किसी ने बताया कि गांव के बाहर गन्ने के खेत में एक लड़की लहूलुहान पड़ी। जब घर के लोग मौके पर पहुंचे तो वहां अपनी बेटी की हालत देखकर उनकी चीखें निकल पड़ी। मैं बेकसूर हूँ, मुझे मानसिक तौर पर परेशान किया गया। मैंने कभी दहेज की मांग नहीं की। ये बयान उसी डॉक्टर कमल का है जिस पर अपनी पत्नी को मौत को गले लगाने के लिए मजबूर करने का इल्जाम लगा है। 19 अप्रैल को एम्स की डॉक्टर प्रिया वेदी की लाश पहाड़गंज के होटल से मिली थी। प्रिया वेदी ने खुद को एनेस्थीसिया की ड्रिप लगाकर खुदकुशी कर ली थी। मौत को गले लगाने से पहले प्रिया ने फेसबुक पेज पर अपनी जिंदगी का दर्द बयां किया था। प्रिया ने लिखा था कि उसका पति गे है और पिछले 5 साल से वो उसे भावनात्मक और मानसिक तौर पर परेशान कर रहा था। फेसबुक पेज पर अपनी शादीशुदा जिंदगी की निजी बातों को जग जाहिर करने के बाद प्रिया ने 4 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें तफसील से उसने अपनी जिंदगी का दर्द बयां किया था और डॉक्टर कमल वेदी को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था। प्रिया ने सुसाइड नोट में दहेज प्रताड़ना की बात लिखी थी। सुसाइड नोट मिलने के बाद रविवार को ही पुलिस ने कमल वेदी को गिरफ्तार कर लिया और उसके ऊपर कई धाराओं में केस भी दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस ने अपनी एफआईआर में प्रिया के उस आरोप को शामिल नहीं किया है जिसमें उसने अपने पति को गे कहा था। उनमें डाउरी के आरोप थे और मेंटली टॉर्चर एंड फिजिकली टॉर्चर के आरोप थे, तो हमने डाउरी के केसेस में 498 एन 304 बी का मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया है। तो इस मामले में कुछ इस तरीके की बातें जो निकलकर सामने आई हैं पूछताछ में, जैसे कि उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि वो गे हैं और उनके पुरुषों से संबंध हैं, इस बारे में कुछ जानकारी क्या कुछ मिली है सर? नहीं, देखिए ये तो एलिगेशंस हैं और पुलिस का इसमें जैसे ऑल पर्सनल मैटर्स, तो इसमें हमारा तो कोई खास रोल नहीं रहेगा।
सोमवार को पुलिस ने कमल को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में डॉक्टर कमल ने जज से कहा, प्रिया और मैंने अजमेर के एक ही कॉलेज से MBBS किया था। मैं प्रिया का सीनियर था। दोनों परिवार शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे। हम दोनों अलग अलग रह रहे थे क्योंकि प्रिया MD कर रही थी, लेकिन बीच बीच में जब भी हमें समय मिलता हम मिलते। पिछले 8 महीने से हम एक साथ रह रहे थे। मुझे मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। मैंने कभी भी दहेज की मांग नहीं की थी। दूसरी तरफ रविवार को प्रिया का पोस्टमार्टम होने के बाद लाश परिवार को सौंप दी गई थी। रविवार को ही जयपुर में प्रिया का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब प्रिया के परिवार का कहना है कि कमल बेदी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। न्याय चाहिए। जो दोषी है, जिन्होंने उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, उसके जो हस्बैंड है, उसके जो सास ससुर है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई करनी है। कोर्ट ने डॉक्टर कमल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कमल का लैपटॉप और दूसरा सामान भी जांच के लिए जब्त किया है। जयपुर से शरद कुमार के साथ पुनीत कुमार शर्मा, दिल्ली आज तक। पहाड़गंज के एक होटल में एम्स की लेडी डॉक्टर की लाश मिली है। लेडी डॉक्टर ने अपने पति के अजीबोगरीब व्यवहार से तंग आकर जान दी थी, लेकिन जान देने से पहले उसने अपने दर्द को फेसबुक और सुसाइड नोट के जरिए सबके सामने साझा किया। एक महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी। खुद को एनेस्थीसिया की ड्रिप लगाकर दी जान। पहाड़गंज के होटल में मिला महिला डॉक्टर का शव। पति पर लगाया पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध रखने का आरोप। सुसाइड नोट में पति को बताया गे। मरने से पहले फेसबुक पेज पर लिखी अपने दर्द की कहानी। तारीख 19 अप्रैल 2015। वक्त सुबह के 6 बजे। जगह दिल्ली का प्रेसिडेंसी होटल पहाड़गंज। डॉक्टर प्रिया बेदी ने दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के प्रेसिडेंसी होटल के कमरा नंबर 302 में 18 अप्रैल को दोपहर करीब 12:30 बजे चेक इन किया था। चेक इन करने के बाद किसी ने उन्हें कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा और इस दौरान होटल में ना ही उनसे मिलने के लिए कोई आया। होटल स्टाफ के मुताबिक जिस वक्त उन्होंने होटल में चेक इन किया उस वक्त वो काफी तनाव में दिख रही थी। होटल में जाने के बाद उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया। हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि इलाहाबाद से आ रही है। उत्तर प्रदेश से यहाँ एक डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद शहर के सभी डॉक्टर सांकेतिक हड़ताल पर चले गए हैं। और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई है नर्सिंग होम में। इसके अलावा डॉक्टर को पीटा भी गया है। एक नर्सिंग होम में इलाज के दौरान कौशाम्बी जिले के एक नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र प्रताप को भर्ती कराया गया था और उनकी मौत हो गई, जिससे नाराज होकर उनके समर्थकों ने डॉक्टर पर लात घूंसे चलाए। लोहे की रॉड से मार मारकर उन्हें अधमरा कर दिया रविवार को। और उसी के विरोध में सभी डॉक्टरों ने अपना समर्थन दिया है सांकेतिक हड़ताल करके डॉक्टर की जो पिटाई हुई है उसके खिलाफ। और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी और ये गिरफ्तारी हुई है। देखते हैं पुलिस इस पर क्या कहती है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद विवेचना से के बाद पुलिस ने थाना खानपुर की पुलिस ने टीम बना करके 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है और उन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज रही है। उनका मृत्यु कराया जा रहा है। जो गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए 4 व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं। तो 75% काम हो चुका है। एक व्यक्ति शेष है, जो हमारी टीम बनी हुई थी 3 थानों की, दे आर स्टिल वर्किंग, और जो शेष एक व्यक्ति है उसको हम गिरफ्तारी कर लेंगे। तो एक शख्स यहाँ पर अभी भी फरार है और ज्यादा जानकारी लेते हैं कमाल खान से। कमाल, इलाहाबाद के तमाम डॉक्टर सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं, इसका क्या असर वहाँ के स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ा है? सांकेतिक हड़ताल के क्या मायने यहाँ पर? नहीं, देखिए, नर्सिंग होम वगैरह तो ये बंद कर दिए हैं उन्होंने। और जो अभी PMS एसोसिएशन जो है, जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है,
वो भी इस वक्त कोई मीटिंग करने जा रहे हैं और उसके बाद डिसाइड करेंगे। कल सरकारी डॉक्टरों ने काली पट्टी करके विरोध किया था, तो इसका खराब असर होगा, क्योंकि इलाहाबाद बहुत बड़ा ज़िला है, बहुत पुराना ज़िला है। तकरीबन 450 यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स वगैरह हैं, और अगर ये सारे लोग हड़ताल कर देंगे तो मरीज़ों के लिए ये काफ़ी बुरा होगा। लेकिन चूँकि डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना हुई है, डॉक्टर को फेशियल फ्रैक्चर्स हैं और उनके चेहरे की जो हड्डियां हैं वो छोटी छोटी कई जगह से टूट गई हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी सर्जरी होगी, तो उससे लोग काफ़ी नाराज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल ये जानकारी देने के लिए। अब बात हरियाणा के अंबाला की। अंबाला में बदमाशों की गुंडागर्दी का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए। इस वीडियो में बदमाश एक स्कूली छात्र की गर्दन पर तलवार रखकर बेरहमी से उसकी पिटाई कर रहे हैं। इस छात्र की बेरहमी से पिटाई इसलिए की गई क्योंकि उसने बदमाशों की ओर से मांगे गए 50,000 रुपए देने से मना कर दिया था। वहीं छात्र की पिटाई करने वाले आरोपियों में से 2 हरियाणा पुलिस के अधिकारियों के बेटे हैं। पीड़ित छात्र का कहना है कि आरोपियों ने उसके पिता को भी जान से मारने की धमकी दी है। वहीं पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। पहले इसने मेरे से पैसे मांगे थे मिंदर ने, तो मैंने मना कर दिया उसको देने के। तो तब ये फिर थोड़े दिनों बाद जेल चला गया। तो जेल से जब आया, अभी आया ये से इसके ऊपर हमला किया और इसकी वीडियो बनाई ताकि और लोगों को खौफ पैदा कर सके। 6-7 कृपाने इसके लगी हुई थी, जो मैंने मेडिकल करवाया, मुकदमा दर्ज करवाया सदर थाने में। भाई ने सबका मुकदमा दर्ज है। लेकिन जो SI का लड़का है काला और एक लड़का है राठौड़, उसके फादर साहब का नाम है राधे, वो ASI का लड़का है। ये लोग बहुत प्रेशर बना रहे हैं हमारे ऊपर। और अब कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें, जहां मुरादाबाद में जिला अस्पताल में मरीजों को जमीन पर बिठाकर पुलिस वाले आराम करते नजर आए अस्पताल के बिस्तरों पर। आपको बता दें दरअसल ये मुद्दा क्या है। कुछ पुलिस वाले एक मानसिक रोगी को इलाज के लिए लेकर आए थे मुरादाबाद के अस्पताल में और रात को वहीं पर ही रुक गए। और रात को जब उनको सोना था तो उन्होंने क्या किया कि वहां पर जो मरीज थे उनको बेड से हटा दिया और खुद जो बिस्तर हैं मरीजों के लिए उस पर वो सो गए। और जिस रोगी को लेकर आए थे, मानसिक तौर पर बीमार शख्स को यहाँ लेकर आए थे इलाज के लिए, उसे भी नीचे लेटा दिया। उसे भी हम जमीन पर लेटा हुआ देख सकते हैं। और तमाम यहाँ पर पुलिस अधिकारी मरीजों के बेड पर कब्जा किए हुए दिख रहे हैं। और जब दरोगा से इस बाबत पूछा गया तो वो पत्रकारों को ही हड़काने लगे, धमकाने लगे। सर क्या नाम है? बताऊं यार नाम तो लगाने चले गए, क्या कर रहे? आपकी नेम प्लेट कहाँ सर? नेम प्लेट हमारी है, तुम्हारी जेब में। और कुछ है हमारी जेब में? क्या नाम है आपका? कौन सा थाने से आया? पैसे क्यों निकाल लिए इसके तुमने? कितने? महिला बैठी है। अच्छा, आपके पैसे निकाले हैं? अच्छा, कितने निकाले हैं? रात में जानकारी में आया कि वो कुछ पुलिस वाले जो उसके साथ में आए थे वो बिस्तर पर जो मरीज के को बिस्तर अलाट किया जाता है उस पर लेट गए और कुछ मरीजों को जो ना नीचे लेटा दिया। तो ऐसा जानकारी में आया। जो हमारा स्टाफ की इस खास पेशकश के साथ मुंबई के उसी स्टेशन कोर्ट से जहां 6 मई को कहानी शुरू होती है और जहां 8 मई को कहानी खत्म होती है। इस कहानी में वो सब कुछ था जो सलमान की फिल्मों में होता है, एक्शन, इमोशन, ड्रामा। और फिर क्लाइमेक्स भी वैसा ही जैसे सलमान की फिल्मों में हैप्पी एंडिंग के साथ होता है। बस सलमान के फैंस और उनके चाहने वालों को इसी पल का इंतजार था।
बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिलने और नया बेल बॉन्ड भरने के बाद वो अपने घर की बालकनी में अपने पिता सलीम खां और मां के साथ आए। इसके बाद उन्होंने 2 दिन से उनके घर के बाहर खड़े अपने फैंस का हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। हालांकि उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट तो नहीं थी, पर वो काफी शांत लग रहे थे। शायद उनका कोई फैन ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद सलमान ने उसको ऐसा ना करने का इशारा किया और फिर वहां मौजूद लोगों को हाथ से इशारा किया कि वो अब घर जाएं और ट्रैफिक को जाने दें। सलमान करीब 2 मिनट तक अपनी बालकनी में खड़े रहे। फिर उन्होंने एक बार फिर हाथ हिलाकर अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया और मुड़कर घर के अंदर चले गए। जुम्मा, जमानत और जश्न। बेल मिला है, इसलिए हम बहुत खुश है। मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं आया था कि सलमान भाई को जो कुछ राहत मिले और वो काम पूरा हो गया। सलमान 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 3 दिन से नहीं खाए, रात 3 दिन से हम रात भर जाग के दवा मांगे भाजन की खुशी है। सलमान की जिंदगी का शायद ये सबसे अलग जुम्मा था। इस जुम्मे में सस्पेंस था। सस्पेंस इस बात को लेकर कि क्या सलमान को जमानत मिलेगी या नहीं। लेकिन इस सस्पेंस में ड्रामा उस वक्त जुड़ गया जब सलमान के एक फैन ने हाईकोर्ट में खुदकुशी करने की कोशिश की। इमोशन, फैंस सलमान के परिवार वालों और उनके दोस्तों के। अब सलमान की रियल लाइफ हो या रियल लाइफ और एक्शन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बार एक्शन का जिम्मा सलमान ने नहीं बल्कि उनके फैंस ने उठाया था। जी हां, आज तक आपने और हमने अक्सर सलमान के फैंस को जुम्मे यानी शुक्रवार को उनकी फिल्मों के रिलीज होने पर सिनेमा हॉल के अंदर उनके डायलॉग्स पर तालियां सीटियां मारते और उनके गानों पर झूमते हुए देखा है। लेकिन सलमान को जमानत मिलने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट और उनके घर के बाहर जश्न का ऐसा माहौल नजर आएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। सलमान को अमेरिकन बेकरी हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत की खबर मिलते ही उनके घर के बाहर उमड़े फैंस खुशी से झूमने लगे। माहौल कुछ ऐसा बना कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जमा सड़क पर खड़े सलमान के फैंस जब नाच रहे थे तो सलमान के घर की गैलरी में लगी चिक के पीछे से उनके किसी परिवार वाले भी उस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने से नहीं रोक पाए। उधर बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर जमा हुए सलमान के फैंस को जैसे ही सलमान की बेल की खबर मिली तो खुशी के मारे उन्होंने वहां पटाखे चलाने शुरू कर दिए। पटाखों के साथ उनके फैंस एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे थे। पिछले 2 दिनों से सलमान, उनके घर वाले, उनके मुरीद और फैंस इसी गम में डूबे थे कि शुक्रवार को हाईकोर्ट में क्या होगा। लेकिन इस बार का शुक्रवार भी पिछले कई सालों की तरह सलमान के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया, क्योंकि अक्सर जुम्मे को उनकी फिल्म जब भी रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती। और इस बार भी शुक्रवार सलमान के लिए खुशी का सबब बन गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को सेशंस कोर्ट से मिली 5 साल की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें बेल दे दी। दरअसल उनकी असल जिंदगी में पिछले 13 साल से चल रही एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी एक अजब मुकाम पर आकर रुक गई है। 27 सितंबर 2002 की देर रात को अमेरिकन बेकरी के बाहर हुए हिट एंड रन केस में उन्हें 6 मई को मुंबई के सेशंस कोर्ट ने 13 साल बाद 5 साल जेल की सजा सुनाई थी।
लेकिन 8 मई को बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत की अपील की सुनवाई के बाद जज एएम थिप्से ने सलमान को मिली सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें बेल दे दी। और बस यही वो खबर थी जिसने सलमान के चाहने वालों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट में हाई वोल्टेज सस्पेंस का माहौल बना हुआ था। सस्पेंस सलमान की जमानत की अपील को लेकर। अदालत में करीब 11:15 बजे सलमान खान की जमानत केस की कार्रवाई शुरू हुई और जज साहब ने सलमान खान की पैरवी कर रहे वकील अमित देसाई को पहले अपनी दलील रखने के लिए कहा। इस पर सलमान के वकील अमित देसाई ने उन्हें बताया कि गाड़ी में 4 लोग मौजूद थे, सलमान खान, कमाल खान, रविंद्र पाटिल और सलमान का ड्राइवर अशोक सिंह। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन ने सलमान खान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया और न ही गाड़ी में मौजूद कमाल खान का। ये लापरवाही है। अपनी दलील को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि रविंद्र पाटिल ने एक अखबार को दिए एक इंटरव्यू में गाड़ी में 4 लोगों के बैठे होने की बात कही थी। पुलिस ने उसकी भी जांच नहीं की। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने भी गाड़ी में 3 से ज्यादा लोगों के होने की बात कही थी। सलमान के वकीलों ने कोर्ट में ये कहा कि जब गाड़ी में उस रात 3 नहीं बल्कि 4 लोग मौजूद थे और वो चौथा शख्स खुद सलमान का ड्राइवर था, तो फिर सलमान के गाड़ी चलाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद जज ने सलमान के वकील अमित देसाई से पूछा कि सलमान पर गैर इरादतन कत्ल की धारा 304(2) कब लगी। इस पर अमित देसाई ने कहा कि 11 साल बाद यानी 2013 में। और इस पर आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये गैर इरादतन हत्या का मामला होता तो अभियोजन पक्ष या पुलिस ने यह धारा पहले क्यों नहीं लगाई। उन्होंने दलील दी कि हमारे मुवक्किल को अमेरिकन बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे लोगों के बारे में पहले से मालूम नहीं था, तो उन पर गैर इरादतन हत्या की धारा कैसे लगाई जा सकती है। अपनी दलील में सलमान के वकील अमित देसाई ने कहा कि सलमान पर ओवर स्पीडिंग का झूठा इल्जाम है और अगर वो ओवर स्पीडिंग कर रहे होते तो JW मैरियट से अमेरिकन बेकरी तक जाने में सिर्फ 10 मिनट लगते। लेकिन सरकारी वकील के मुताबिक वो 30 मिनट में मौका वारदात तक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में सलमान को फंसाया जा रहा है। सलमान खान के वकील शुरू से ही कोर्ट में पुलिस की जांच और गाड़ी में 3 लोगों के होने की थ्योरी को खारिज करने में जुटे थे, जबकि पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर बचाव की मुद्रा में नजर आए। सलमान के वकील की दलील सुनने के बाद जज एएम थिप्से ने सरकारी वकील को अपना पक्ष रखने के लिए कहा। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष रविंद्र पाटिल के पहले बयान को ही सही मानता है, जिसमें उसने सलमान खान को नशे की हालत में गाड़ी चलाने की बात कही थी। इसके साथ ही जब सलमान के खून की जांच की गई तो उसमें शराब पाई गई थी और उस लैंड क्रूजर के मालिक सलमान ही हैं। इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि कमाल खान एक ब्रिटिश नागरिक हैं और वो हादसे के बाद मौका वारदात से सलमान के साथ भाग गए थे और बाद में भारत छोड़ गए। इसलिए अभियोजन पक्ष उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाया। करीब 1 घंटे तक अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जज एएम थिप्से ने सरकारी वकील से पूछा कि वो सलमान को जमानत मिलने का विरोध क्यों कर रहे हैं, सजा सस्पेंड करने में क्या दिक्कत है। जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि सलमान को 5 साल की सजा हुई है, लिहाजा उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इस पर जज साहब ने कहा कि अब इसका फैसला हाई कोर्ट करेगा और अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो सलमान को जमानत देते हैं, लेकिन उन्हें शुक्रवार को ही सेशंस कोर्ट जाकर 30,000 रुपए का एक नया बेल बॉन्ड भरना होगा, जिसके बाद उन्हें बेल मिल जाएगी। विद्या, मुनीश पांडे और सुप्रतिम बैनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। हमने आपको बताया था कि किस तरह बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान को जमानत दी, लेकिन जमानत की प्रक्रिया पूरी करने के लिए सलमान को सेशन कोर्ट में आना जरूरी था। सलमान मुकदमे की ये पूरी कार्रवाई घर पर टीवी पर बैठकर देख रहे थे। जैसे उन्हें खबर मिली उसके बाद वो सेशन कोर्ट के लिए निकलते हैं और शाम होते होते यहाँ से जमानत लेकर चले जाते हैं।
सलमान को जैसे ही उनको जमानत मिलने की खबर मिली, वो घर से निकलकर सीधे अपने वकील के दफ्तर पहुंचे। जमानत की कागजी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद अगला पड़ाव सेशंस कोर्ट था, जहां उनके फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थे। चंद मिनटों के बाद सलमान की गाड़ियों का काफिला सेशंस कोर्ट पहुंचा। गाड़ियों के काफिले की खबर मिलते ही कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। सलमान अपनी सफेद मर्सिडीज की अगली सीट पर बिल्कुल शांत बैठे थे। सलमान अपने चंद दोस्तों के साथ सीधे कोर्ट रूम पहुंचे, खुद को सरेंडर किया। इसके बाद 30,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरा, कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर वहां से घर के लिए निकल गए। विद्या, मुनीश पांडे और सुप्रतिम बैनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई, आज तक। 6 मई 2015 वही तारीख जिस दिन सलमान की किस्मत का फैसला होना था। मुंबई के इसी सेशन कोर्ट में हर एक की निगाहें टिकी हुई थी। सलमान का क्या होगा? और फिर दोपहर होते होते जज ने फैसला सुना दिया, सलमान को 5 साल कैद की सजा। लेकिन 3 घंटे के अंदर अंदर सलमान ने मुंबई हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली। हालांकि ये जमानत अंतरिम थी। ये गम और ये मायूसी 6 मई की कहानी बयां करने के लिए काफी है। 6 मई को बॉम्बे सिटी और सिविल सेशंस कोर्ट के सेशन जज T.W. देशपांडे ने दिन में करीब 1:30 बजे सलमान और उनके वकीलों की तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए उन्हें अमेरिकन बेकरी हिट एंड रन केस का मुजरिम मानते हुए 5 साल जेल की और 25,000 रुपए के जुर्माने का फैसला सुनाया था। तो उस दिन सलमान, उनके घर वालों और देश भर में उनके फैंस में मायूसी छा गई थी। लेकिन दोपहर 3:30 पर बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी तरफ से अपील की गई और शाम 4:50 पर उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन ये अंतरिम जमानत उन्हें सिर्फ 2 दिन के लिए ही मिली थी। मैं चाहे हिंदू की बेटी हूँ, चाहे हूँ मुसलमान की, हम ऐसे एक हैं जैसे हो बेटी एक ही माँ की। है दामन साझा, ख्वाबों के सितारे इसमें जड़ते हैं, बराबर भी हैं हम और साथ में आगे भी बढ़ते हैं। पता है, मेरे घर में खुल गई ख्वाबों की खिड़की है, मैं उसमें झांकती हूँ, एक नई ही दुनिया दिखती है। बुजुर्गों ने जो सींचे थे नई उम्मीद के पौधे, वो देखो लहलहाने लग गए हैं बातों बातों में। नया एक हौसला मुझ में है, आहट नन्हे पाँव की, अपनी तकदीर की गुल्लक भरे हर लड़की गांव की। नजर न तुम लगाओ यूं बदलती मेरी दुनिया को, चलेंगे साथ मिलके हम, है मेरी जिंदगी में रोज नया कदम। समाजवादी पार्टी।